नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में लखपति बिटिया को 1 लाख की गारंटी, अस्पतालों में फ्री MIR और CT स्कैन। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली @ 2047 का विजन पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव लाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की है, जिसके तहत मानकों को पूरा करने वाली बेटी को 18 वर्ष की आयु पर 1 लाख रुपए की गारंटी दी गई है। आंगनबाड़ियों के कायाकल्प के लिए समर्थ पहल शुरू की गई है, जो पालना, पोषण और पढ़ाई जैसे 6 स्तंभों पर आधारित है। महिलाओं के उत्पादों के लिए रानी हाट बनाए जा रहे हैं और सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा के लिए सहेली पिंक कार्ड लॉन्च किया गया है। दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, अब INA से एयरपोर्ट तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी जाम से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली में GPRA की 7 रेजिडेंशियल कॉलोनियों से रिंग रोड पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए 13.65 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। में 6 लेन चौड़े कॉरिडोर पर चढ़ने उतरने के लिए 6 रैंप बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा। इससे इन इलाकों में जाम से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 33 सामनाथ मार्ग पर बनेगा इमरजेंसी ऑपरेशन कमांड सेंटर। दिल्ली का 33 सामनाथ मार्ग बांग्ला हाईटेक इमरजेंसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनने जा रहे हैं। में DDMA ने बेंगलुरु मॉडल पर इस परियोजना की तैयारी शुरू की है। इसमें दिल्ली सरकार के विभागों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे आपात स्थिति में फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में चर्चा में रहा 33 सामनाथ मार्ग का बांग्ला अब दिल्ली की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्र बनने जा रहा है। में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA ने इस परिसर में हाईटेक इमरजेंसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना को बेंगलुरु के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर लगेगी रोक, बनेगा नया कानून। राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को चलाने के लिए सरकार नए नियम कानून बनाने जा रही है। नई नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए। राजधानी में चल रहे कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने शुरू भी कर दिए। में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और स्टूडेंट सुरक्षित हो, इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट दिल्ली में कोचिंग के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली इस क्षेत्र में व्यापक नियम कानून लागू करने वाला अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। एक दिन में खरीद पाएंगे सिर्फ 200 लीटर डीजल, कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने जारी किया आदेश। देश में डीजल की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मंत्रालय ने नया अस्थायी नियंत्रण आदेश लागू किया है। पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स पर डीजल की मांग अचानक तेजी से बढ़ी थी, जिसके चलते सरकार ने यह नए नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब रिटेल आउटलेट से प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीदा जा सकेगा। यह आदेश शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक लागू रहेगा और इसका उद्देश्य बल्क उपभोक्ताओं द्वारा सस्ते रिटेल डीजल के दुरुपयोग को रोकना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला आम उपभोक्ताओं को राहत देने और रिटेल पंपों पर निर्बाध सप्लाई बनाए रखने के लिए लिया गया है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने आ रही 6000 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अगले 2 वर्षों में 6000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। मेट्रो परियोजनाओं और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे दिल्ली में विकास की गति बढ़ी है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पूरी दिल्ली में 9 तो मेट्रो की समुचित कनेक्टिविटी है और 9 ही पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हैं। आवश्यकता 11000 से अधिक बसों की है, जबकि वर्तमान में लगभग 6000 बसें ही उपलब्ध हैं। इसके समाधान के लिए मेट्रो परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से अगले 2 वर्षों में 6000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दिल्ली की अनदेखी की। नरेंद्र मोदी सरकार ने FAME योजना के अंतर्गत दिल्ली को अब तक 4550 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई है। वह PM-E ड्राइव योजना के तहत दिल्ली को 6130 बसें मिलेंगी। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक हो चुका है और 180 किलोमीटर लंबी नई लाइनों पर काम चल रहा है। कई अन्य नए कॉरिडोर विकसित करने की प्रक्रिया भी जारी है।
यमुना पार में 750 से ज्यादा अवैध निर्माण किए गए चिन्हित एमसीडी जल्द चलाएगी बुलडोजर। यमुना पार में 750 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित होने के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई ठंडे बस्ते में है, जिससे बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय लोग अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार जल्द अभियान चलाकर इन्हें ध्वस्त करने की बात कह रही है। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक कृष्णानगर, दुर्गापुरी, भजनपुरा, घोंडा, ब्रिजपुरी, खुरेजी, न्यू अशोकनगर, विवेक विहार, सकरपुर और लक्ष्मी नगर समेत तमाम इलाकों में सबसे अधिक संख्या में अवैध इमारतें खड़ी की जा रही हैं। पिछले दिनों सैदुल्ला जाब में इमारत गिरने और हौजरानी के होटल में आग लगने के बाद सीएम ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मैं जल्द ही दोनों जोन में कार्रवाई शुरू हो सकती है। दिल्ली में विकास को मिलेगी रफ्तार, 207 विवादित भूखंडों पर बनेंगे नए पार्क, चौड़ी सड़कें और अस्पताल। दिल्ली विकास प्राधिकरण 207 विवादित भूखंडों को विकसित करेगा, जिन पर अब नए पार्क, चौड़ी सड़कें और अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन भूखंडों का विवाद खत्म हो गया और डीडीए ने जनता को इन्हें न खरीदने की चेतावनी दी है। दिल्ली के विकास को रफ्तार देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सालों से कानूनी दाव में पेच में फंसे 207 विवादित भूखंडों को विकसित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया। डीडीए इन विवादित भूखंडों को अपने कब्जे में लेकर इनका इस्तेमाल सीधे तौर पर आम जन की सुविधाओं के लिए करेगा। अभिनेता सलमान खान ने की फिल्म काला हिरण पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभिनेता सलमान खान ने प्रस्तावित फिल्म काला हिरण के निर्माण और प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिनेता सलमान खान ने प्रस्तावित फिल्म काला हिरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इस फिल्म के निर्माण और प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यह फिल्म उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। मामले की अर्जी आज दिल्ली हाईकोर्ट में मेंशन की गई, जिसके बाद अदालत ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत में सूचीबद्ध है। सीबीएसई वेरिफिकेशन पोर्टल विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर तुरंत आदेश देने से क्यों किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए सीबीएसई सत्यापन पोर्टल फिर से खोलने का तत्काल निर्देश देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इससे 17,80,000 छात्रों के अंतिम परिणामों में देरी होगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीबीएसई से संपर्क करने को कहा। सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और कमियों के खिलाफ एनएसयूआई की याचिका पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा व न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि अगर यह मांग मान ली गई तो छात्रों के अंतिम परिणाम में देरी होगी। जसपाल राणा को तो डिस्चार्ज करने की तैयारी थी, फिर अचानक क्या हुआ, डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन हार्ट अटैक के बाद गंभीर कार्डियक रप्चर के कारण हुआ। दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का निधन हार्ट अटैक के बाद गंभीर जटिल कार्डियक रप्चर के कारण हुआ। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत के ग्रुप चेयरमैन कार्डियक साइंसेज डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले जसपाल राणा को म्यूनिख में ही तीव्र यानी कि मैसिव हार्ट अटैक आ चुका था। मीनाक्षी नटराज के नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी समेत हिरासत में कई नेता। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने मीनाक्षी नटराज के राज्यसभा नामांकन रद्द होने के विरोध में दिल्ली में सत्याग्रह प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें जीतू पटवारी को घसीटकर बस में डाला गया। मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने शुक्रवार को दिल्ली में सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराज का नॉमिनेशन रद्द होने से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। इस कदम को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए वे विरोध करने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पुलिस ने कई नेताओं और विधायकों को हिरासत में ले लिया है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अनुरोध करने के बावजूद उनसे मुलाकात न हो पाने पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस से विधायक दल दिल्ली पहुंचा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का बदला गया नाम, एलजी संधू और सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। राजधानी दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया। सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने शुक्रपुर में इसका उद्घाटन किया, जो पूर्व सांसद और पत्रकार अश्विनी चोपड़ा को श्रद्धांजलि दी। राजधानी दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदल दिया गया, अब इस चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका गुरुवार को ऐलान किया। रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के शुक्रपुर में अश्विनी चोपड़ा यानी कि मीना चौक का उद्घाटन किया।
जाम से आजादी 150 सेकंड के इंतजार को कहें अलविदा, सिग्नल फ्री होगा दिल्ली का यह चौराहा। बाहरी रिंग रोड पर मधुबन चौक और आसियाना चौक अगले सप्ताह सिग्नल फ्री हो जाएगा, जिससे वाहन चालकों को लंबे जाम से राहत मिलेगी। फेल होने पर न छोड़े पढ़ाई, शिक्षा निदेशालय का आदेश। दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए नया नियम। दिल्ली सरकार ने 9वीं में बार बार असफल होने वाले छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए विशेष निर्देश जारी किए। इसके तहत छात्रों और अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने 9वीं में एक से अधिक बार असफल या कंपार्टमेंट आने वाले छात्रों की पहचान कर उनकी और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करने को कहा है। इसका उद्देश्य ऐसे छात्रों को पढ़ाई से जुड़ा रखना और उन्हें शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने से बचाना है। चार्जिंग पर लगा ई स्कूटर बना काल, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। तुगलकाबाद अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। रियासी इलाकों के भीतर बेतरतीब पार्किंग और बिजली के शॉर्ट सर्किट से होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी के हौजरानी और हौज खास जैसे घने इलाकों में पूर्व में हुए भीषण अग्निकांडों की यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि बीती रात दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में वैसा ही एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। शादी का झांसा देकर 5 साल से चल रहा था ठगी का खेल। 4 राज्यों में 14 फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फर्जी मैरिज एजेंसी चलाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड प्रदीप को दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 5 साल से कई राज्यों में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर शादी के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था। बता दें कि फर्जी मैरिज एजेंसी संचालित करके लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले करीब 5 वर्षों से कई राज्यों में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को शादी कराने का झांसा देकर ठग रहा था। आरोपित की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीना ने बताया कि एक महिला ने अक्टूबर 2025 में पुलिस को सूचना दी कि फेसबुक पर विवाह संबंधी सेवाओं का विज्ञापन देखने के बाद उसने संपर्क किया। आरोपितों ने शादी कराने का भरोसा दिलाकर उससे विभिन्न शुल्कों के नाम पर करीब 81,000 रुपये एक QR कोड के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए। बाद में उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद शिकायत की गई। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 3 की मौत, 8 घायलों को भेजा एम्स। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए, जिन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 1 स्थित एक इमारत में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फिलहाल दमकल की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब तक 8 घायलों को निकालकर एम्स ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। टीम ने घटना में 3 शवों को भी बाहर निकाला है, जिनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की आशंका से RWA चिंतित, हादसों का बढ़ रहा खतरा। दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की आशंका से RWA चिंतित है। उन्होंने सरकार से एकीकृत जल निकासी प्रबंधन की मांग की है। पिछले हादसों का हवाला देते हुए नालों की सफाई और रियल टाइम निगरानी पर जोर दिया गया। गर्मी व लू के प्रकोप के बीच बेसब्री से मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन मानसून के साथ जलभराव व हादसों की आशंका भी RWA की चिंता को बढ़ा रही है। वे राज्य सरकार को आगाह करते हुए एकीकृत जल निकासी प्रबंधन पर युद्ध स्तर पर कार्य करने की अपील कर रही है। बता दें कि विभिन्न निकायों और सरकार का दावा है कि वर्षा जल निकासी का प्रबंधन बेहतर है, पर विभिन्न RWA के अनुसार सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। मैं कुछ दिन पूर्व हल्की वर्षा में ही ITO व रिंग रोड समेत दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया था। ऐसे में पूर्वी व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। चांदनी चौक में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर MCD नेता सख्त, अब गरजेगा बुलडोजर। दिल्ली में MCD के नेता सदन जय भगवान यादव ने चांदनी चौक में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, सफाई व्यवस्था व विभिन्न समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वह स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता और निगम अधिकारियों की उपस्थिति में क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़कों व फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाई गई रेहड़ी पटरी व दुकानों के कारण उत्पन्न अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जताई। तरुण हत्याकांड में आरोपी की उम्र पर उठा सवाल, प्रधानाचार्यों और निगम अधिकारी तलब। तरुण हत्याकांड में आरोपित की उम्र को लेकर स्कूल और निगम के रिकॉर्ड में विरोधाभास सामने आया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसकी विस्तृत जांच के लिए प्रधानाचार्य और निगम अधिकारियों को 27 जून को तलब किया है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखी विकसित दिल्ली की रूपरेखा, केंद्र सरकार से मांगा सहयोग।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2047 तक विकसित भारत में दिल्ली की भूमिका पर अपना विजन प्रस्तुत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की भूमिका को लेकर अपना विजन रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश के परिवर्तन को गति देने वाला एक सशक्त इंजन बनकर उभरी है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत विवरण देश के सामने रखा। यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो से मचा बवाल, अदालत पहुंचा मामला, दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि राठी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक अपमानजनक वीडियो अपलोड और पब्लिश की है। शिकायतकर्ता अमिताभ सचदेवा ने आरोप लगाया कि वीडियो में सनातन धर्म का अपमान, हिंदू धर्म ग्रंथों का गलत तरीके से पेश करना, हिंदू विरोधी भावनाएं फैलाना और धार्मिक अशांति भड़काना शामिल है। ये सभी गंभीर अपराध हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम, देश भर के रेलवे स्टेशनों पर होगा अग्नि सुरक्षा ऑडिट। ट्रेनों और स्टेशनों पर हाल की आग की घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। बता दें कि हाल के महीनों में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर आग की घटनाओं से रेलवे प्रशासन की यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसे ध्यान में रखकर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर अग्नि सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने को कहा है। ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन निकास से द्वार, अग्निशमन उपकरण, पानी की उपलब्धता व भंडारण, पंपिंग व्यवस्था और स्प्रिंकलर सिस्टम सहित सुरक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की जांच की जाएगी। अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी आकलन किया जाएगा। सैदुल्ला जाब हादसे से जगा डीडीए, एक गलती पर बैन होंगे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मकान मालिकों के लिए भी बड़ा अलर्ट। डीडीए ने भवन निर्माण और नक्शे पास कराने में धोखाधड़ी या लापरवाही पर आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। में गलत जानकारी देने, दस्तावेज छिपाने या झूठे प्रमाण पत्र पेश करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सैदुल्ला जाब एवं हौजरानी जैसे हादसों से सबक लेते हुए और इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में भवन निर्माण और उनके नक्शे पास कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित की जाएगी। में डीडीए के निदेशक अजय कुमार सरोज की ओर से जारी एक पब्लिक नोटिस के अनुसार अब भवन निर्माण की अनुमति लेते समय किसी भी तरह के धोखाधड़ी अथवा लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली में कार पार्किंग पर एमसीडी का बड़ा फैसला, पार्किंग स्लिप नहीं तो भुगतान नहीं की शुरुआत, जाना नया सिस्टम। जी हां, दिल्ली एमसीडी पार्किंग माफिया और अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए अपने सभी पार्किंग साइट्स पर पीओएस मशीनों के माध्यम से भुगतान प्रणाली लागू कर रही है। यह व्यवस्था सीधे निगम के केंद्रीय सर्वर से जुड़ेगी। बता दें कि दिल्ली में पार्किंग माफियाओं की मनमानी और अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए एमसीडी बड़े सुधार की तैयारी कर रही है। निगम अब अपने सभी पार्किंग साइट्स पर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस मशीनों के जरिए भुगतान की व्यवस्था शुरू करने जा रही है। यह पूरी व्यवस्था सीधे निगम के केंद्रीय सर्वर से जुड़ी होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों द्वारा पार्किंग के नाम पर वसूले जाने वाले मनमाने शुल्क से वाहन मालिकों को राहत देना तथा राजस्व चोरी को रोकना है। फीस से लेकर फायर सेफ्टी और बेसमेंट तक के बनेंगे नियम, दिल्ली में कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने 2024 में छात्रों की मौत के बाद कोचिंग संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ढांचा छात्र सुरक्षा, फीस, भवन मानकों और फायर सेफ्टी जैसे मुद्दों को कवर करेगा, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में वर्ष 2024 में 3 छात्रों की मौत के बाद अब दिल्ली सरकार ने राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं सरकार का कहना है कि अब तक विभिन्न एजेंसियों के स्तर पर बिखरी हुई निगरानी व्यवस्था को एकीकृत कर कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए स्पष्ट और सख्त नियम बनाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी किसी त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। आईआईटी दिल्ली में हेल्थ केयर में एआई कोर्स के दूसरे बैच के लिए आवेदन शुरू, 30 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका।
आईआईटी दिल्ली ने सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दूसरे बैच के लिए आवेदन शुरू किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य प्रशासकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के बढ़ते उपयोग, नवीन तकनीकों और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों की गहन जानकारी प्रदान करना है। गुरु रंधावा के जिम पर गोलीबारी, पुलिस की जांच तेज, सीसीटीवी और डंप डेटा से सुराग की तलाश। गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डंप डेटा खंगाल रही है। पुलिस से हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए साइबर यूनिट व ऑपरेशन सेल की टीमों को भी लगाया है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे की भी जांच हो रही है। नीट यूजी 2026 में बड़े बदलाव, परीक्षा का समय बढ़ा, रफ वर्क के लिए मिलेंगे अब 4 पन्ने। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यानी कि यूजी 2026 से देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने 21 जून 2026 को होने वाली परीक्षा में कुछ जरूरी बदलाव किए। अब अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करने के लिए पहले से अधिक समय मिलेगा और रफ वर्क के लिए भी अतिरिक्त पन्ने दिए जाएंगे। एजेंसी का कहना है कि इन बदलावों से परीक्षा के दौरान छात्रों को सुविधा मिलेगी और वह बिना किसी दबाव के बेहतर ढंग से प्रश्न हल कर सकेंगे। एनटीए ने उम्मीदवारों से मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर नीट यूजी 2026 की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब परीक्षा कुल 195 मिनट की होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे खत्म होगी। पहले छात्रों को उपस्थिति दर्ज कराने, हस्ताक्षर करने और अन्य अनिवार्य प्रक्रियाओं में समय लगने की शिकायत रहती थी। नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अभ्यर्थियों का वास्तविक परीक्षा समय किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया से प्रभावित न हो। नीट परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई प्रश्नों को हल करने के लिए गणना और चित्र बनाने की जरूरत होती है। इसे देखते हुए एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका में रफ वर्क के लिए मिले पन्नों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी है। इससे छात्रों को गणनाएं करने, नोट्स बनाने और आवश्यक डायग्राम तैयार करने में अधिक सुविधा मिलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।